हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं राहुल सचवानी आप सभी का वेलकम कर रहा हूं लर्न शेयर की इस प्लेटफॉर्म पर आज की इस क्लास में। तो आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं और आई होप आपको फिजिक्स अच्छी लग रही है। हम बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। मैं एकदम ऐसे मान करके ही आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में। एकदम हमारे लिए नया सब्जेक्ट है फिजिक्स। विज्ञान में एक जो हिस्सा है भौतिक विज्ञान, एकदम नया हमारे लिए एक चैप्टर है और उसको उसी तरह से हम लोग एक एक बारीकी से पढ़ रहे हैं। बाकी आप लोग डाउट ग्रुप्स में भी जो हेल्प चाहिए पूछ सकते हैं, वहां पर क्या क्या समस्याएं हैं आपको। तो आज ये शुरू करते हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 जो कि मोशन चैप्टर का है, गति के चैप्टर का है। और लेक्चर 4 तक हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। काफी कुछ में अगर आप देखोगे, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेग के बारे में पढ़ा था, जो कि हमने तीसरी भौतिक राशि इस चैप्टर में पढ़ी है। और फिर कुछ प्रश्न किए थे जो बुक में दे रखे थे, जिनको हम लोग पाठ्य निहित प्रश्न बोलते हैं, और एक एग्जाम्पल भी किया था। फिर उसके बाद अगर आज की कक्षा में देखेंगे तो आज की कक्षा में हम लोग एक उदाहरण और बचा है, उसको करेंगे। फिर उसके बाद त्वरण को हम लोग करने वाले हैं। और फिर इसके आगे मैं लिखना भूल गया हूं, इसके आगे हम लोग कुछ एक और प्रश्न भी करने वाले हैं जो कि पाठ्य निहित प्रश्न है, उनको करने वाले हैं। तो आ जाओ स्टूडेंट्स, फिर आज की इस क्लास को अपन शुरू करते हैं। और सबसे पहले उस एग्जाम्पल को कर लेते हैं जो लास्ट लेक्चर में हमारे पास में था। अच्छा, इससे पहले एक चीज आपको बतानी रह गई थी लास्ट क्लास में, वो ये है कि हम लोग ऐसे पढ़े थे कि अगर किसी भी क्वांटिटी को अगर किलोमीटर प्रति घंटे से उसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो कैसे बदलते हैं। तो अगर हम किसी भी क्वांटिटी को अगर 5/18 से गुणा कर देते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो वो चीज मीटर प्रति सेकंड में बदल जाती है। ऐसा कैसे होता है? देखो, आपको ना, अब विज्ञान के विद्यार्थी हो आप लोग, तो आपको हमेशा क्वेश्चन करना है कैसे, और अगर कोई बता दे कैसे तो उसके पीछे का कारण आपको समझ लेना है। जैसे मैंने अभी बोल दिया कि किलोमीटर प्रति घंटा में, अगर जैसे मेरे को बोला हमारी गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी, तो अब मेरे से पूछा कि नहीं, यही वाला जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मेरे को मीटर प्रति सेकंड में बताओ। तो मैंने कहा कि ठीक है, इसको जो भी वैल्यू है ना इसके आगे उसको 5/18 से गुणा कर दो तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो आपको पूछना है कि भैया क्यों 5/18 ही क्यों, और कोई संख्या क्यों नहीं? तो उसका अपन एक तो यहाँ पर कारण समझने वाले हैं। और ये बिल्कुल वैसा ही है, समझो। हम बोलते थे ना बचपन में कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो हम कहते 100 सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो बोले 1000 मीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, स्केल होती है ना हमारे पास में। 1 सेंटीमीटर में 10 ऐसे छोटी छोटी लाइन खींची हुई रहती है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये वैसी चीज है। तो ये है कि 1 किलोमीटर में कितने हमारे पास में मीटर प्रति सेकंड है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे में कितने मीटर प्रति सेकंड मौजूद है। तो कैसे करना है हमको, 5/18 से गुणा करना है। वो कैसे देखना समझना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और मतलब प्रति घंटा का मतलब क्या है, नीचे 1 घंटा ही है ना, प्रति घंटा का मतलब प्रति मतलब 1, तो ये ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है। तो आप ध्यान से देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हमने कहा सर 1000 मीटर होते हैं। तो ऊपर तो आ गया इसकी जगह पे 1000 मीटर। नीचे 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, कैसे निकालेंगे? तो 1 घंटे में हमारे पास में मिनट तो होते हैं 60, और फिर हमें पता है कि 1 मिनट में हमारे पास में 60 सेकंड होते हैं। तो अपन एक काम कर सकते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था ये वाला, कि हम ये जो समझे इसको 1 मिनट मान लेते हैं भाई, 60 इंटू 1 मिनट लिखा हुआ है ऐसे मान लेते हैं अपन। और इस 1 मिनट की जो वैल्यू है ना उसको यहां पर हम लोग प्लेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास में क्या आएगा, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो क्या आएगा हमारे पास में 3600 सेकंड। अगर 60 को 60 से गुणा करोगे ना, ये 60 को मैंने 50 लिख दिया, एस लिख दिया मैंने उसको, 60 कर दो इसको, 60 इंटू 60। कैसे समझो, ये 60 तो था ही भाई, एक आर 60 का 60, 1 मिनट की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 60 सेकंड। इस 1 मिनट की जगह पे मैंने लिख दिया 60 सेकंड। तो 60 इंटू 60 किया तो कितना आया, 3600 सेकंड आ गया। तो यहाँ पर भी क्या आएगा हमारे पास में, 3600 सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 2 से अगर भाग दोगे तो 2 पन्ने 10, और ये हो गया 2 18 बार 36 हो गया। तो ये क्या है, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। इज दिस क्लियर गाइस? तो समझे, 1 किलोमीटर प्रति घंटे को कभी भी आपको बोले कि मीटर प्रति सेकंड में बदल करके दिखाओ, तो उसको फट से आप 5/18 से गुणा कर देना, टेंशन ही नहीं लेनी बिल्कुल भी उसमें। तो ये बड़ा एक सिंपल सा तरीका अपन ने सीख लिया, जो कि वेग से रिलेटेड हमें काफी बार काम आ सकता है, आएगा भी, आप देखोगे बहुत काम आएगी ये चीज अपन को आगे। तो
तो अपन आगे बढ़ते हैं और आज का जो है टॉपिक पढ़ते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को फटाफट से निपटा लेते हैं। हमने कहा कि भैया देखो उषा है वो 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। एक तालाब है या स्विमिंग पूल है, मान लो 90 मीटर लंबाई है उसकी, यहां से वहां तक ऐसे दीवार से दीवार 90 मीटर है। तो वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ में जाती है, सीधी 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 जाती है। जैसे मान लो कि ये उसके तालाब की एक दीवार है, ये दूसरी दीवार है, तो यहां से सीधी सीधी जाती है और सीधी सीधी ही रिटर्न आ जाती है। देखना सीधे सीधे पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। इसके कहने का मतलब है कि देखो 90 मीटर जाती है, मतलब ये पूरी अगर लेंथ की अगर आप बात करोगे तो कितनी है 90 मीटर। तो उषा जाती है 90 और 90 आती है, तो 90 जाना और 90 आना कितना हो गया 180 हो गया हमारे पास में। तो हम कह रहे हैं कि ये वापस आती है 180 मीटर, उसको 1 मिनट में तय कर लेती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल का और औसत वेग का हमारे को सूत्र ज्ञात होना चाहिए। तो आप तो सबसे पहले ये देखो कि भाई औसत चाल के लिए सूत्र है हमारे पास में कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय हमारे पास में औसत चाल है। तो एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पर कुल दूरी बता सकते हो मेरे को कितनी है 1 मिनट में? 1 मिनट में ही बात हो रही है, ये जाके आ जाती है 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कुल दूरी कितनी है? तो 90 जाना और 90 आना, तो कुल दूरी हो गई 90 प्लस 90। इस पॉइंट को भले ही आप ए मान लो और इस पॉइंट को भले ही आप बी मान लो। तो 90 प्लस 90 और कुल समय कितना लग रहा है बताओ? तो ये तो बोला 1 मिनट लग रहा है, कुल समय हमारे पास में है 1 मिनट। 1 मिनट का क्या मतलब है? 60 सेकंड ना भाई, मात्रक तो मीटर प्रति सेकंड होगा ना। अब मिनट रख लोगे तो फिर गड़बड़। चलो एक बार लिख लो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लिख लो 1 मिनट, ऐसे लिख लो। और ये ऊपर कितना हो गया 90 और 90 180, तो इसको आप बोलोगे 180 मीटर बटा, अब इस मिनट को सेकंड में बदल लो तो 60 सेकंड आ गया हमारे पास में, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 3 18 आ गया हमारे पास में 3 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या है उसकी हमारे पास में औसत चाल है। औसत चाल, इतनी चाल से उषा स्विमिंग पूल में तैर रही है। अब हम कह रहे हैं औसत चाल के बाद में औसत वेग। औसत वेग का क्या सूत्र होगा हमारे पास में? कल की क्लास में पढ़ा है अपन ने, ये होता है हमारे पास में कुल विस्थापन कितना है। हालांकि औसत वेग हमारे पास में हम ऐसे भी निकालते हैं, अगर वेग चेंज हो रहा हो तो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ बोला नहीं है कि वो अलग अलग चाल से अलग अलग वेग से वो चल रही है, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं हमको। तो ये तो हम एक समान दूरी मतलब एक समान गति लेकर के चल रहे हैं ना, एक समान गति हो रही है। तो यहाँ पर क्या करना है, बस हमें ऊपर विस्थापन लेना है और नीचे वही बात है कि समय कितना लगा वो लेना है। अब यहां बस झोले फंसेगा कि यहां पर विस्थापन का मान कितना होगा। उषा ने मान लो इस दीवार से शुरू किया, ये बोर्ड से शुरू किया, यहां तक गई 90 मीटर, फिर लौट करके वहीं पर आ गई जहां से उसने शुरू किया था। तो कायदे से देखा जाए विस्थापन तो जो शुरुआत का बिंदु है और जो आखिरी बिंदु है उसके बीच की हमारे पास में दूरी है। भाई वो तो दोनों बिंदु ही सेम है भाई, जो प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु है उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है तो न्यूनतम तो 0 हो गई ना भाई। तो यहां पर इंटरेस्टिंग बात यही है कि जो विस्थापन है ना इसका मान ही 0 आ जाता है। 0 और नीचे समय है, समय है हमारे पास में वही 60 सेकंड, 1 मिनट ही। समय तो उतना ही लग रहा है ना, समय में मना नहीं कर रहे अपन, समय तो लगा, लेकिन विस्थापन ही 0 है। तो 0 में किसी भी चीज का भाग दे दो इस दुनिया में तो आना 0 ही है हमारे पास में। तो उसका हमारे पास में जो वेग है या जो औसत वेग है वो 0 आ रहा है, कुछ है ही नहीं, वेग ही नहीं है इसके पास में, क्योंकि वापस अपनी उसी जगह पर आ गई। समझ में आई सबको ये वाली बात? इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है वेग में परिवर्तन की दर, जिसको हम लोग कह रहे हैं त्वरण। त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मैं यहां पर एक बार मेंशन कर देता हूं, त्वरण एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन? बहुत ही बढ़िया बात है।
पहले मैं एक छोटी सी बेसिक आपको बताता हूँ। देखो हम लोगों ने ना दो चीजें हमने पढ़नी शुरू की थी, एक सदिश और एक अदिश पढ़ना शुरू की थी। तो हमने इस तरफ पढ़ा दूरी, फिर हमने पढ़ा था दूरी से, दूरी में जो परिवर्तन की दर थी वो हमारे पास में आई चाल। इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन यहां पर हमने क्या पढ़ा था, विस्थापन पढ़ा था, सदिश राशि। ये दूरी की जैसी होती है लेकिन अलग है, थोड़ा अलग है। फिर इससे क्या बना था, विस्थापन में परिवर्तन की दर को हमने कल की क्लास में वेग बोला था। अब हम आज वेग में परिवर्तन की दर को क्या कह रहे हैं, त्वरण कह रहे हैं, जबकि चाल के आगे कुछ है ही नहीं। भाई वेग में परिवर्तन अगर होगा तो हम त्वरण उसको बोलेंगे, लेकिन चाल में परिवर्तन को ऐसा कुछ हमने नाम नहीं दिया है। तो यहां पर बड़े सिंपल से आप डेफिनेशन लिख सकते हो, क्या, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एकदम सेम डेफिनेशन, कोई टेंशन नहीं लेना अपने को। वेग में परिवर्तन की दर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इकाई समय में वेग में होने वाले परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। मैं थोड़ा इजी करके समझाऊं। इसका मतलब होता है, आप कभी दोस्त के साथ गाड़ी बैठे हो तो क्या बोलते हैं, अरे और तेज चला, और तेज चला, अरे तेज भगा भगा भगा। या जैसे मान लो आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल ऐसे ढलान से नीचे उतर रही है, तो अपने आप क्या होता है, उसकी जो चाल होती है, उसका जो वेग होता है वो बढ़ने लग जाता है। पहले मान लो धीरे है तो फिर तेज होता जाता, तेज होता जाता, तेज होता जाता, ऐसा होता ना। तो असल में क्या हो रहा है, वेग में भी परिवर्तन हो रहा है समय के साथ में। मान लो जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूं, तो मैंने जैसे गाड़ी चलाना शुरू की तो मैंने 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लो हर सेकंड मेरी स्पीड ऐसे बढ़ रही है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। तो ये एकदम से ऐसे धीरे 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 मेरी गाड़ी का वेग जो है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यही एक्सेलरेशन है। बोलते ना एक्सेलरेट कर, एक्सेलरेट कर, एक्सेलरेटर है ये, कार में बोलते हैं, या ये जो ऐसे बाइक में करते हैं ना अपन, उसको बोलते हैं एक्सेलरेटर। तो वो एक्सेलरेटर ये त्वरण ही तो है, एक्सेलरेशन ये त्वरण है। वो तो बहुत अच्छा। अब त्वरण को थोड़ा अपन साइंटिफिक समझ रहे हैं ना, थोड़ी ज्यादा बड़ी टर्म है। मतलब वेग बढ़ते समय भी एक्सेलरेशन होता है, और वेग अगर कम हो रहा हो तो भी एक्सेलरेशन होता है। क्या सर, क्या समझे, बताते हैं भी आपको, सब कुछ बताते हैं। पहले इसका अपन सूत्र लिखते हैं एक बार के लिए। तो क्या है हमारे पास में सूत्र, तो हमने कहा त्वरण बराबर, तो आप ऊपर लिखेंगे वेग में परिवर्तन परिवर्तन में लगा समय। वैसे शॉर्टकट में लिख सकते हो, सीधा ही समय लिख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो तो अंडरस्टूड ही है। त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन का सूत्र क्या आ गया हमारे पास में, कि वेग में परिवर्तन, वेग में जो भी परिवर्तन होगा वो, भाई पहले थोड़ा कम था वेग, अब ज्यादा हो गया, या मान लो पहले ज्यादा था फिर कम हो गया। जैसे गाड़ी रोकते हैं अपन, साइकिल रोकते हैं तो ऐसे तेज चल रही है, फिर उसको रोकते हैं ब्रेक लगा करके, तो एकदम तेज से फिर धीरे होने लग जाती है ना, तो उसका वेग फिर ज्यादा था, ज्यादा से फिर कम होने लग जाता है, या फिर ऐसे होगा कि कम है तो फिर ज्यादा होने लग जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि हर सेकंड में कितना वेग बढ़ रहा है या कितना वेग कम हो रहा है, ये हम जानना चाह रहे हैं। तो यहां पर सूत्र बन गया हमारे पास में। इसके लिए हम लोग एक पॉइंट यहां पर लिखेंगे, यदि किसी वस्तु का वेग u है, वह t समय में बढ़कर v हो जाता है, तब त्वरण, इसको a से लिखते हैं हम लोग, a बराबर v माइनस का u बटा t। समझो देखो कैसे, हमें ऊपर क्या लेना है, वेग में परिवर्तन। तो मान लो कि कोई वस्तु है जिसका वेग हमारे पास में पहले जब चल रही है, या शुरू में जीरो समय पर, जैसे हमने जब उसको देखना शुरू किया तो वो जीरो
वो u वेग से चल रही है, जीरो समय पर, मतलब जब हमने उसको देखना, जीरो समय जैसा कुछ नहीं है ना। अभी मैंने देखा इस चीज को कि अच्छा ये चल रही है, तो मैंने उसका वेग नोट कर लिया। तो शुरू में वो मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड से वस्तु चल रही है, फिर मान लो कि उसका वेग बढ़ गया बहुत ज्यादा, जो बढ़ने लग गया, तो फिर हमने 5 मिनट बाद देखा कितना वेग है उसका, अरे तो काफी ज्यादा है। तो बाद वाले वेग में से वो शुरू वाले वेग को माइनस कर देंगे तो वेग में परिवर्तन आ जाएगा हमारे पास कि वेग कितना चेंज हुआ, और बटा उसमें समय का भाग दे देंगे कि भाई इतना चेंज होने में समय कितना लगा है। तो उसको हमको ये आइडिया लग जाएगा कि प्रति सेकंड कितना चेंज हुआ है, हर एक सेकंड में कितना चेंज हुआ है। तो ये हमारे पास में सूत्र है क्या, a बराबर v माइनस का u बटा t। समझ में आई सबको वाली बात। अच्छा, इसमें आप लोग एक पॉइंट नोटिस करेंगे कि ये जो हमारे पास में त्वरण है एक सदिश राशि है। तो देखो एक बात मैंने आपको और बताई अभी भी कि भाई त्वरण दोनों तरफ हो सकता है। अगर वस्तु तेज हो रही है तो भी त्वरण होगा, अगर वस्तु धीरे हो रही है तो भी त्वरण होगा। तो फिर उसमें कुछ तो फर्क होना चाहिए ना, कुछ तो फर्क होगा उसमें। बोले हाँ फर्क है। क्या है कि अगर त्वरण जो है वो वेग की दिशा में है, मतलब जिस दिशा में वस्तु चल रही है उसी दिशा में त्वरण है, तो उसको हम लोग धनात्मक बोल देते हैं। मतलब अगर वस्तु तेज हो रही है तो धनात्मक त्वरण है, पॉजिटिव। और अगर मान लो त्वरण जो है वो वस्तु के वेग की दिशा के विपरीत दिशा में है, उल्टी दिशा में है, तो उसको हम लोग नेगेटिव लिखते हैं, उसको ऋणात्मक लिखते हैं। कहने का मतलब है कि अगर वस्तु धीरे हो रही है तो नेगेटिव, त्वरण का मान नेगेटिव आएगा, और अगर वस्तु तेज हो रही है तो त्वरण का मान पॉजिटिव आएगा। तो बस इसको लिख लो फटाफट से। तो हम लिख रहे हैं यदि त्वरण का मान वेग की दिशा में है तो त्वरण, शॉर्टकट में लिख रहा हूं पॉजिटिव, इसको क्या पढ़ोगे पॉजिटिव। तथा यदि त्वरण वेग के विपरीत दिशा में है तो त्वरण का मान समझ गए सारे स्टूडेंट्स। हम क्या कह रहे हैं कि अगर त्वरण का मान वेग की दिशा में है, बढ़ रहा है अगर वेग, तो पॉजिटिव होगा त्वरण, और अदरवाइज अगर वस्तु धीरे हो रही है तो वो नेगेटिव होगा। हालांकि यहाँ ये नहीं लिखा कि वस्तु तेज हो रही है तो त्वरण पॉजिटिव, वस्तु धीरे हो रही है तो त्वरण जो है हमारा नेगेटिव होगा, ऐसे नहीं लिखा अपन ने। बट ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब असल में क्या होता है, हमारे यहाँ पर मेंशन नहीं किया है इस बुक में, बट क्या होता है, एक तो होता है एक्सेलरेशन और एक होता है रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब एक हो गया त्वरण और एक हो गया ऋणात्मक त्वरण। क्या फर्क है इसमें? त्वरण का मतलब होता है पॉजिटिव वाला, और ऋणात्मक त्वरण का मतलब है नेगेटिव वाला। मतलब एक्सेलरेशन का मतलब है पॉजिटिव वाला, और रिटार्डेशन का मतलब है नेगेटिव वाला। रिटार्डेशन का मतलब है चीज धीरे हो रही होगी, और एक्सेलरेशन का मतलब है चीज तेज हो रही होगी। ये फिक्स कर रखा है अपने वैसे तो टर्मिनोलॉजी में। तो अगर मैं ऋणात्मक त्वरण बोलूं तो समझ जाना कि वस्तु धीरे हो रही है। बस इतनी सी ही बात है हमारे पास में। तो ये हम लोगों ने जान लिया हमारे पास में कुछ कुछ जो बुक में त्वरण के बारे में दे रखा है। एक पॉइंट हमें यहाँ पर और दे रखा है त्वरण के लिए, वो है एक समान त्वरण और असमान त्वरण। क्या है स्टूडेंट्स, लिखेंगे फटाफट से, एक समान त्वरण और असमान त्वरण। फिर इस टॉपिक पर जो क्वेश्चंस दिए हैं हमको बुक में वो अपन करेंगे। तो हमने कहा एक समान त्वरण, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये एक समान त्वरण या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? तो देखो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि अगर कोई वस्तु है जिसके निश्चित समयांतराल में वेग में परिवर्तन का मान सेम है, भाई हर समय में क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है ना, तो हम कहें कि अगर भाई फिक्स समय में अगर उसके वेग में परिवर्तन सेम 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 हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो वस्तु
एक समान त्वरित गति कर रही है। त्वरण अगर कोई चीज में किसी भी वस्तु के पास में त्वरण होता है ना, तो उसको हम त्वरित गति बोलते हैं, उस वस्तु की गति को, कि वो त्वरण से चल रही है, तेज हो रही है या धीरे हो रही है, ऐसा। तो इसके लिए देखो बुक में हमने क्या लिखा है कि यदि वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है बढ़ता है। तो यदि वस्तु सीधी रेखा में चलती है यदि वस्तु सीधी रेखा में चलती है तथा समान समय अंतरालों में उसका वेग समान रूप से बढ़ता व घटता है, या घटता है, तो हम कहते हैं कि वस्तु एक समान त्वरित गति कर रही है। आई सबको वाली बात समझ में? अच्छा, इसका उदाहरण क्या है हमारे पास में, ये आपके मन में सवाल होना चाहिए कि ऐसी कौन सी गति है भैया। तो ऐसी गति हम सब जानते हैं कि अगर कोई भी वस्तु आसमान से गिरती है फ्री, मतलब छोड़ दो उसको, रस्सी से नहीं बंधी हुई चाहिए उसको, तो क्या होगा, वो जब गिरेगी तो गिरते 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 उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो वो एक समान त्वरित गति है कि उसका त्वरण सेम तरह से बढ़ता जा रहा है। मतलब उसका जो वेग है वो बढ़े जा रहा है, मतलब उसके पास में एक फिक्स्ड त्वरण है। तो उदाहरण के लिए हम लोगों ने लिखा कि मुक्त रूप से आकाश से गिरती हुई कोई वस्तु, ऐसे और भी उदाहरण है हमारे पास में। तो एक उदाहरण हमारे पास में ये है कि आसमान से अगर कोई मुक्त रूप से कोई वस्तु गिर रही है तो वो हमारे पास में एक समान त्वरण का उदाहरण होगा। अब समझना, असल में तो ये यही है कि अगर कोई वस्तु है उसका अगर वेग एक सेम टाइम में सेम बदले तो उसको हम बोलेंगे कि वो त्वरित गति कर रही है, एक समान त्वरित गति कर रही है। यहाँ ऐसा क्यों लिखा कि यदि कोई वस्तु सरल रेखा में चलती है तथा समान समय अंतरालों में उसका वेग, तो सरल रेखा में चलने का मतलब इसका ये है, सरल रेखा में चल रही है तभी विस्थापन की बात हो रही है, और विस्थापन से ही वेग बना है और वेग से ही हम त्वरण बना रहे हैं। अगर वो सरल रेखा में नहीं चल रही कोई वस्तु तो उसके लिए तो फिर हमारे पास में विस्थापन की जगह दूरी लेनी पड़ेगी, और दूरी लेंगे तो चाल लेनी पड़ेगी, और चाल लेंगे तो त्वरण आएगा नहीं। त्वरण किससे निकल करके आया है? त्वरण वेग से निकल करके आया है, ये दिमाग में रखना है आपने को। तो वो बात इस तरह से यहाँ पर मेंशन की हम लोगों ने। और दूसरा हमारे पास में है असमान त्वरण, तो ये तो जस्ट ऑपोजिट हम छोटा सा लिख सकते हैं इसके बारे में। इसको बोलेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारे पास में असमान त्वरण? बड़ा सिंपल है, यदि किसी वस्तु का वेग असमान रूप से बदलता है, अगर किसी वस्तु का जो वेग है वो असमान रूप से बदल रहा है, पहले थोड़ा बढ़ गया, फिर थोड़ा कम हो गया, फिर थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, फिर कम हो गया,
तो गड़बड़ चल रही है वहां पे, वो फिर हम बोलेंगे कि वो तो भैया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, त्वरण है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी बहुत तेज हो जाता है, ऐसे चल रहा है वहां पर। तो ये कहलाता है असमान त्वरण, और हो गया हमारे पास में एक समान त्वरण। इजी टॉपिक से अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो आगे हमारे पास में क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस में देखो एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास में एग्जांपल में। एग्जांपल 7.4 कह रहा है विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल, अरे भैया अपने पास साइकिल है, अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। तो पहली बात तो देखो यहाँ पर दो स्थितियों की बात चल रही है, पहली स्थिति मान लो और यहाँ पर अपन दूसरी स्थिति के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो पहली स्थिति में तो देखो उसने क्या किया, साइकिल उठाई, चलाना शुरू की, 30 सेकंड, समय कितना हो गया हमारे पास में 30 सेकंड। तो 30 सेकंड जब उसने चलाई तो फिर उसका वेग कितना हो गया, 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो अब आप मेरे को बताओ शुरू में वेग कितना था, जब उठाई उसने साइकिल तो कितना वेग था, प्रारंभिक वेग कितना था, 0। तो आप बोलोगे देखो प्रारंभिक वेग हमारे पास में 0 मीटर प्रति सेकंड है और हमारे पास में 30 सेकंड बाद का जो वेग है वो है 6 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां आप लिखेंगे 6 मीटर प्रति सेकंड। आई सबको समझ में वाली बात। अच्छा फिर सेकंड इसके आगे अगले केस में हम लोग कह रहे हैं कि यहां पर टाइम है हमारे पास में 5 सेकंड। अब यहां ऑलरेडी साइकिल चल रही है, साइकिल ऑलरेडी चल रही है, मतलब उसने क्या किया, राहुल ने उठाई साइकिल, वो चलाया 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 तो 0 से वो साइकिल की स्पीड कहां पहुंच गई, 0 से स्पीड पहुंच गई 6 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 6 मीटर चल रही है वो साइकिल। और अब एकदम से मान लो कोई सामने कुछ आ गया, डॉगी आ गया छोटा, तो ब्रेक लगा, तो क्या होगा, थोड़ी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब राहुल की साइकिल पुरानी है तो स्पीड रुकी नहीं साइकिल, एकदम हाँ धीरे हो गई। तो पहले स्पीड कितनी थी हमारे पास में, अभी 6 मीटर प्रति सेकंड चल रही है ना, तो अब वो धीरे होना शुरू हो गई और धीरे होकर के कितनी हो गई, 4 मीटर प्रति सेकंड हो गई। तो कहने का मतलब है सेकंड केस में जब हम देखेंगे तो u का मान होगा हमारे पास में 6 मीटर प्रति सेकंड, और जब ये स्लो होकर के, रुकी तो नहीं अभी तक, स्लो होकर के चल रही है तो उसका वेग कितना हो जाता है, 4 मीटर प्रति सेकंड। तो अब बस ये हमारे पास में दो केसेस के बारे में डिटेल्स आ गई। तो बोला दोनों स्थितियों में त्वरण की गणना करो। तो त्वरण का सूत्र क्या है हमारे पास में, तो त्वरण का सूत्र आप लोग लिखेंगे, चूंकि a बराबर है हमारे पास में v माइनस का u बटा t, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे a बराबर जो त्वरण है यहाँ पर इस केस में दैट इज v 6 मीटर प्रति सेकंड माइनस का u का वैल्यू यहाँ पर कितना है 0 अपॉन डिवाइड बाय t है 30 हमारे पास में। तो यहाँ पर हो जाएगा 6/30, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 6/30। तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/5, 5 का भाग 1 में दोगे तो 0.2 हमारे पास में मीटर प्रति सेकंड आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। अब इसको भी देखो, इसमें भी यही करना है, इसमें क्या करना है, सेम सूत्र लगाना है। आप बोलोगे चूंकि a बराबर v माइनस u बटा t होता है हमारे पास में, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि a बराबर है हमारे पास में v का वैल्यू है 4 और माइनस का u का वैल्यू है 6। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो आंसर नेगेटिव में आएगा, कोई बात नहीं, आएगा तो आएगा, वो तो हमको बताने के लिए है कि नेगेटिव में क्यों है। इसलिए क्या होगा, a बराबर ये हो गया आपके पास में माइनस का 2 डिवाइड बाय 5 और ये सेकंड्स, और ये ऊपर मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा यहाँ पर मैंने गलती से मीटर प्रति सेकंड लिख दिया है, इसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कर देना, क्योंकि हम लोग त्वरण पढ़ रहे हैं, त्वरण का तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा मात्रा। कैसे भाई, ऊपर मीटर प्रति सेकंड तो ऊपर है, फिर नीचे का भी तो सेकंड है ना, तो प्रति सेकंड से मिलकर के प्रति सेकंड स्क्वायर बना लेता है। आई बात समझ में सबको। तो अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करो, 5 का भाग दोगे -2 में तो कितना आएगा, माइनस का 0.4 मीटर प्रति सेकंड। समझ गए सारे स्टूडेंट्स। तो माइनस यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि उसकी स्पीड कम हो रही है, उसकी जो वेग है वो कम हो रहा है, और प्लस क्या दिखा रहा है यहाँ पर कि उसका वेग बढ़ रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास में, पृष्ठ संख्या चेंज करनी पड़ेगी यार, पृष्ठ संख्या मैंने 84 ही रहने दिया, 84 नहीं होगा, कुछ और होगा, मे बी 85 हो सकता है, यहाँ हो सकता है 86 हो, 84, 85, 86 नई वाली बुक में। तो आप क्या पूछा है, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है और वह असमान त्वरण से गति में है। तो एक समान त्वरण, अभी परिभाषा लिखना अपन ने सीखी थी। एक समान त्वरण का मान होता है कि अगर कोई वस्तु है वो अपने वेग में सेम मान में परिवर्तन लाती है, तो उसको हम कहते हैं कि वो एक समान त्वरण से चल रही है। या फिर हमने परिभाषा ऐसे लिखी थी कि अगर कोई वस्तु है जो सीधी रेखा में चल रही है और उसका एक समय में एक समान जो है वेग में मान परिवर्तित होता है एकांक समय में,
तो हम कहते हैं कि वस्तु त्वरित गति कर रही है, एक समान त्वरित गति कर रही है। और अगर किसी वस्तु का हमने सेकंड में एग्जांपल दिया था असमान त्वरण में, कि अगर किसी वस्तु का समान समयांतराल में असमान रूप से वेग बदलता है, सेम टाइम इंटरवल है लेकिन वेग अलग अलग, कभी ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, कभी और ज्यादा हो गया, तो वो असमान त्वरण उसको हम लोग बोलेंगे। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में चलती है और उसका वेग समान समयांतरालों में समान रूप से बढ़ता है, समान समयांतराल में समान रूप से बढ़ता है या फिर कम होता है, दोनों चीजें पॉसिबल है, तो वस्तु त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। और यहां पर हमने कहा यदि एक वस्तु का वेग समान समयांतराल में असमान रूप से बदलता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वस्तु असमान त्वरण के साथ गतिमान है। उदाहरण के लिए सीधी सड़क पर चलती एक कार जो कि समान समयांतराल में असमान रूप से परिवर्तित करती है वेग को। जैसे मान लो सीधी सड़क पे कार चली, तेज चली, फिर धीरे धीरे फिर तेज चली, फिर धीरे धीरे ऐसे, तो वो अपने वेग को इस तरह से परिवर्तित करती है, तो हम बोलेंगे वो असमान त्वरण कर रही है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन हमसे और पूछा गया है और ये है हमारे पास में न्यूमेरिकल्स बड़े शानदार हैं इस चैप्टर के, उनको करने का मजा ही अलग है। तो हमने कहा एक बस की गति जो है 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घट करके 60 किलोमीटर हो जाती है प्रति घंटा हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। मान लो बस तेज चल रही है और ऐसे कम होते होते अब धीरे चल रही है, तो यहाँ पर अभी इसका वेग कितना है हमारे पास में 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मान लो कहीं पर रुकना होगा या कुछ सामने आ गया होगा या ट्रैफिक होगा, तो वो धीरे होते होते कितना हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने लग गई। तो ये हो गया प्रारंभिक वेग, ये हो गया अंतिम वेग, और समय उसको कितना लगा, तो टाइम टी उसको लगा हमारे पास में 5 सेकंड। तो बस हमारे पास में सूत्र है क्या, a इज इक्वल्स टू v माइनस का u बटा t, ये याद रखना है। v क्या है, अंतिम वेग, अंत में जो वेग है, u क्या है, प्रारंभ में जो वेग है वो। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि a बराबर v कितना है हमारे पास में 60 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस u का वैल्यू कितना है हमारे पास में 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और भाग देना है इसमें समय का, तो समय का वैल्यू कितना है हमारे पास में 5 सेकंड, तो यहाँ लिख दिया 5 सेकंड। तो 60 में से 80 क्या तो बचेगा हमारे पास में माइनस का 20 किलोमीटर प्रति घंटा डिवाइडेड बाय 5 सेकंड। अब गड़बड़ हो गई, बोले सर ऊपर किलोमीटर प्रति घंटा और नीचे चला रहे हो आप सेकंड में, ऐसे थोड़ी चलेगा, दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आवर है, घंटा है, तो यहाँ पर भी फिर घंटा लेकर के आओ, नहीं तो फिर आप यूं करो कि इसको आवर को जो है सेकंड में बदल लो, दोनों में से एक काम अपने को करना रहेगा। तो अपन ने सीखा था किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग कैसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, तो वही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि a बराबर हो गया हमारे पास में, इस संख्या को अगर मैं ऊपर वाली को पूरी को 5/18 से गुणा कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो माइनस तो चल ही रहा है, माइनस क्या बता रहा है कि हमारे पास में वेग कम हो रहा है और कुछ नहीं बता रहा माइनस। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 20 इंटू 5/18 और ये अब हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, और बटे में हमारे पास में चलेगा 5 सेकंड। अब इसके नीचे आप 1 मान लो 5 सेकंड के, दिख नहीं रहा होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, देखो उल्टा करो सारे को। तो a बराबर हमारे पास में आ गया, ऊपर तो है 20 इंटू 5/18 और ये जो नीचे है ना हमारे पास 5/1, इसको ऐसे उल्टा करके लेंगे ना, रेसिप्रोकल करके ऊपर ले आएंगे तो 1 सबसे ऊपर आ जाएगा, उसके नीचे 5 आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास में 1/5। और मात्रक सुनना, ऊपर है हमारे पास में मीटर प्रति सेकंड, ऊपर है मीटर प्रति सेकंड और नीचे है हमारे पास में सेकंड, तो प्रति सेकंड नीचे जाएगा तो सेकंड ही होगा। तो देखो क्या होगा हमारे पास में, ये संख्याएं पूरी की पूरी, तो 5 से तो 5 को कैंसिल ही कर दिया हम लोगों ने, और 18 का और 2 का भाग, 18 और 20 का भाग है, तो 20/18, ऊपर तो बचा मीटर, ये सेकंड नीचे आएगा तो पावर इसकी प्लस में हो जाएगी ना, तो एक पावर और एक और पावर जुड़ करके सेकंड स्क्वायर बना लेंगे। अब ये क्या बचा हमारे पास, 2 का भाग देंगे यहाँ पे, 2 9 18, 2 दाएं 20, अब 9 का भाग देना है 10 में, तो ये अगर आप भाग दोगे ना तो 1.111111 ऐसा करके आएगा। आप भाग वाला बना करके इसको दे करके सॉल्व करके भी आराम से कर सकते हो धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस पूरे में माइनस 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 चल रहा है। माइनस का क्या मतलब है कि ये हमारे पास में ऋणात्मक त्वरण है, इसका मतलब ये है कि वस्तु का वेग जो है वो कम हो रहा है, या इसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रिटार्डेशन। बड़ा इजी हमारे पास में सवाल था। एक सवाल हमारे पास में और है आज की इस कक्षा में, यह है एक रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण पूछा है हमसे, सिंपल में बहुत ही आसान है। तो देखो रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन पर खड़ी है, ये ट्रेन हमारी चुक 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 ट्रेन जो है खड़ी है अभी, अब ये चलना शुरू कर दिया इसने, अब ये चल रही है। तो आप समझो कि शुरू में जब खड़ी ही थी तो इसका वेग कितना था, 0,
भाई पड़ी हुई है ना रेलवे स्टेशन पे, अब चलना शुरू किया उसने मान लो, तो अब इसका वेग बड़ा 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 बड़ा, और होते होते मान लो कि जो इसका वेग है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और यहाँ पर भी देखो साफ साफ दिख रहा है, टाइम हमको मिनट में दे रखा है, चोट कर दी इसने। यहाँ पर टाइम हमको कितना दिया है, 10 मिनट दिया है। तो मिनट तो वैसे ही किसी काम का नहीं, तो मिनट को यहाँ तो फिर घंटे में बदलेंगे, यहाँ सेकंड बदलेंगे। फिर सेम चीज यहाँ पर है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब किलोमीटर प्रति घंटा को यहाँ तो फिर हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग 40 इंटू 5/18 मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। फिर भाग देकर के जो सॉल्व करना है कर सकते हो, हालांकि सॉल्व अगर बाद में भी करोगे तो भी कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर 10 मिनट है ना, तो इसको भी सेकंड में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 60, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड है, 60 सेकंड, तो हो जाएगा 10 इंटू 60 करोगे तो 600 सेकंड। क्या आप सबको वाली बात समझ में आई मेरी? तो अब हमने कहा कि यार चूंकि त्वरण a जो है हमारे पास में वो क्या है, v माइनस का u बटा t है, तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि a बराबर v की वैल्यू कितनी है, देखो हमारे पास में v की वैल्यू ये रही 40 इंटू 5/18, 40 इंटू 5/18 ये है आपके पास मीटर प्रति सेकंड में, और माइनस u की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 0, ट्रेन चल नहीं रही थी पहले तो, डिवाइडेड बाय भाग कितने से जाएगा t, टाइम कितना है हमारे पास में 600 सेकंड हो गया। इसके नीचे 1 मान सकते हो, उल्टा करके लिख सकते हो पूरे के पूरे को। तो ये बेसिक गणित तो सीखे ही हो ना आप भी बचपन में, वही काम में ले रहे हैं। -0 का तो वैसे कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 40 इंटू 5/18 इंटू 1/600, ये यूं उल्टा हो गया, 1 सबसे ऊपर चला गया, 600 उसके नीचे आ गया हमारे पास में। तो क्या बचेगा हमारे पास में, मीटर प्रति सेकंड ऊपर है और नीचे सेकंड है, तो मान लो ये सेकंड ऊपर जाएगा तो ये भी प्रति सेकंड हो जाएगा, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारे पास में मात्रक आ जाएगा। त्वरण का मात्रक यही होता है। अब देख लो बाकी चीजें, तो बाकी चीजें तो क्या है, बड़ी हल्की फुल्की हैं। ये कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से भाग दिया हमने तो 2 दूना 4 हो गया, और 2 30 बार 60 हो गया। फिर 2 से भाग दिया तो 2 इंटू 15 किया तो काम हो गया। 5 से भाग दिया तो 5 तिया 15 हो गया हमारे पास में। ऊपर कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास, नीचे बचा है 18 इंटू 3। कितना बच रहा है स्टूडेंट्स नीचे, 18 इंटू 3, तो आया हमारे पास में 1/18 इंटू 3। 18 दूना 36, 18 तिया 54। अब ये है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, हालांकि 54 का भाग अपन 1 में दे सकते हैं, 0 पॉइंट में वैल्यू आएगी, कोई बात नहीं। तो 54 में हम लोग भाग दे रहे हैं किसका, या 54 का भाग देना है हमको 1 में, ये आएगा पॉइंट में, जो भी आएगा हमारे पास में पॉइंट में आएगा। तो 54 का भाग 1 में, तो 0 पॉइंट, यहाँ 0 लग गया, अभी भी काम नहीं हो रहा, एक 0 और लगा दिया अपन ने, तो यहाँ एक और 0 लग गया। अब 1 टाइम्स गया है हमारे पास में, अब जब माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 6, और ये हो जाएगा 4, 46, और फिर वापस से इसके आगे एक 0 लगेगा, 460 आएगा हमारे पास में। और अब हम 54 को गुणा करें, अगर हम लोग मान लीजिए 10 से करेंगे तो 540 आ जाएगा, तो 8 बार लगभग डिवाइड जाएगा। तो इसका जो त्वरण है हमारे पास में वो है 0.018 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास में उत्तर आ गया स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं सब जने, देखो इसको समझो अच्छे से एक बार कैसे किया है। तो देखो ये कैलकुलेशंस हो सकता है थोड़ी सी नई हो आप लोगों के लिए, आप लोगों ने अभी 9th क्लास में आकर के पहली बार ही साइंस में ऐसे क्वेश्चंस देखे हो। आज तक आपको लगता होगा कि ऐसी कैलकुलेशन केवल मैथमेटिक्स में होती है, नहीं, फिजिक्स में भी होती है, शानदार वाली कैलकुलेशन होती है, मजेदार कैलकुलेशन होती है। तो बस हमें आइडिया पकड़ना है, हमें कंसेप्ट को पक्का करना है, ताकि हम लोग 10वीं में भी, 11वीं में भी, 12वीं में भी बहुत अच्छे से सब कुछ कर सके। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में फिर अपन इतना ही रखते हैं, बाकी अपन लोग कल की क्लास में शुरू करेंगे। और कल की क्लास में आपको एक चीज ये भी बताऊंगा कि हम असल में ये पढ़ क्यों रहे हैं, वेग, ये चाल, इसकी जरूरत क्या है, हमको क्या जरूरत पड़ी साइंटिस्ट लोगों को ये राशि बनाने की। तो एक तो हम लोग ये पढ़ेंगे कल की क्लास में, और उसके बाद में हमें को ग्राफीय निरूपण सीखना है गति का, कि गति को ग्राफ की हेल्प से कैसे पढ़ेंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे पास में। और फिर ये दोनों जब हो जाएंगे टॉपिक्स, तो फिर हम लोग गति के जो नियम है 3 उनकी तरफ चलेंगे। गति के जो समीकरण है हमारे पास में, इस चैप्टर में तो हमें समीकरण पढ़ने हैं, इसके अगले चैप्टर में हमारे पास में गति के नियम भी हमको पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।